डायरेक्टली युद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। इसलिए भारत को अगर रोकना है, तंग करना है, तो एक ही तरीका है, बार बार सुइयां चुपोते रहो। खुद नहीं करेगा, कभी पाकिस्तान से करवाएगा, कभी बांग्लादेशी जिहादियों से करवाएगा, कभी हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं जिहादी उनसे करवाएगा, और अब आउटर सपोर्ट वो तालिबान से लेंगे, जिनके पास ऑलरेडी इतने भारत के साथ भी हुआ है। वी वर नॉट नोइंग अबाउट दीज थिंग्स कि तालिबान और हमास को ये इकट्ठा करते जा रहे हैं, और ये दुनिया में आग लगाने की बात बोल रहा है, ताकि भारत की तरक्की रुक जाए, अमेरिका युद्ध में फंसा रहे, और चाइना की दादागिरी पूरे दुनिया में बढ़ती जाए। कि मोदी जी पूरी सेंटर स्टेज ले जाएंगे पूरे दुनिया में, अगर ये रोकने में कामयाब हो गए मोदी जी, तो इनके फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे बुलाया गया। दूसरा, चाइना का एक बहुत लंबा मकसद है, जिसके लिए उन्होंने हमास के जो जितने भी फैक्शंस हैं उन सबको बुलाया अपने पास। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमित जैन जी, और उनका सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आपसे बहुत ही खास खबर की चर्चा मैं आज करने वाली हूँ। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। मैं खुद ट्रेवल कर रहा हूँ, थोड़े से शोर आएगा, थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज करना उसके लिए। जी, जी, जी। सुमित जी, चाइना से बीते दिनों कई सारी ऐसी खबरें आई जो वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन खबरें कुछ ऐसी रही कि चाइना ने हमास, तालिबान और साथ ही साथ बीते दिनों यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को चाइना में बुलाया और कुछ मीटिंग्स की हैं। इसको मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर हमास, तालिबान और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को चाइना में बुलाकर मीटिंग करने का उद्देश्य क्या कुछ चल रहा? देखिए क्या है, एक तो ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ना तो चाइनीज बोलती हैं, ना चाइनीज नूडल्स खाती हैं। तो उनको थोड़ा थोड़ा सा मैं चाइनीज भी सिखा दूं इनको, और थोड़े से नूडल्स भी दिखा दूंगी कि नूडल्स कैसे खाए जाते हैं चॉपस्टिक के साथ। एक तो मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये है कि चाइना, पहली बात तो यूक्रेन को भी लेके आता हूँ, क्योंकि मोदी जी वहां गए हुए हैं। मोदी जी का जैसे ही विजिट प्लान हुआ है कि मैं यूक्रेन जाने वाला हूँ, तो उसके फॉरेन मिनिस्टर को फौरन अपने पास बुला लिया कि मोदी जी आके तुम्हारा युद्ध रुकवाएंगे। बेटा, युद्ध रोकने की जरूरत नहीं है, तुम भी पैसे बना रहे हो, तुम्हारा प्रेसिडेंट भी पैसे बना रहा है, क्यों युद्ध रोक रहे हो? मोदी जी आएंगे, खाली हाथ वापस भेज देना। क्योंकि चाइना को ये लगता है कि मोदी जी पूरी सेंटर स्टेज ले जाएंगे पूरे दुनिया में, अगर ये रोकने में कामयाब हो गए मोदी जी, तो इनके फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे बुलाया गया। दूसरा, चाइना का एक बहुत लंबा मकसद है, जिसके लिए उन्होंने हमास के जो जितने भी फैक्शंस हैं उन सबको बुलाया अपने पास। तो मुझे पहली बार पता लगा कि जो पैलेस्टीन है उसके अंदर जो हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 17 फैक्शंस हैं, उन सबको बुलाया, और बुलाकर इन्होंने 3 दिन उनका ब्रेन वॉश किया कि आपको ये युद्ध रोकना नहीं है इसराइल के साथ। ये युद्ध को आप लंबा खींचते जाइए, ताकि अमेरिका कभी यूक्रेन के युद्ध में, कभी इसराइल और हमास के युद्ध में फंसा रहे। और जितना वो फंसा रहेगा, उतना यूरोप वीक होगा, उतना अमेरिका इकोनॉमिकली वीक होगा, और उतना ही ज्यादा चाइना को एक स्पेस मिल जाएगा इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी दादागिरी को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसलिए वो उन्होंने पहले आकर बुलाया हमास को। जब हमास से पूरी 3 दिन लग गए उनको सबको इकट्ठा करने में, इकट्ठा करने के बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है कि अब हम हिजबुल्ला, हमास और सारा जो मुस्लिम वर्ल्ड उधर का है, वो सारे मिलकर अब इसराइल के ऊपर हमला करेंगे लंबे बड़े तौर के ऊपर, और इसराइल का नामो निशान हम खत्म कर देंगे। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया है, आपको सुनकर भी हैरानी होगी, जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो इसराइल की सपोर्ट करता है। जॉर्डन के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आधी से ज्यादा कंट्री, और ये हम उनको मॉडरेट मुस्लिम्स बोलते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मदरसों से पढ़े हुए नहीं हैं, उन्होंने सड़कों पे आकर गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी कि हम हमास को सपोर्ट करते हैं, आप इसराइल को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। ये कोई छोटी मूव नहीं है जो चाइना ने करी है। क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया? आंसर है नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ये मतलब होता है आज राहुल गांधी कितने बजे उठे, कितने पैसे पहुंचाए, और उसको कवर कैसे करना है, और कोई मतलब ही नहीं है। और इसका असर भारत के ऊपर कैसे होगा वो भी समझाऊंगा आपको। दूसरा, चाइना ने एक और हरकत करी, उधर हमास को एक्टिवेट कर दिया, इधर तालिबान को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। तालिबान को ये बोला कि भाई आपको वेस्टर्न वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा,
आपको पैसे चाहिए, पैसे हम देंगे। आपके पास जो रिजर्व्स हैं, किस चीज के, हथियारों के रिजर्व नहीं, वहां पर खाने हैं कॉपर की। जो कॉपर की खाने हैं वो आप हमें दे दीजिए, हम खान है तो हम खा लेंगे इसको। तो आपको उसके बदले में हर एक साल हम 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन डॉलर का आपको पैसा देते रहेंगे। तालिबान उस झांसे में फंस गया है और उन्होंने हाँ कर दी है चाइना को। अब चाइना जब पैसे देगा तो काम भी अपने तरीके से करवाएगा। क्या तालिबान वाले जो जिहादी लोग हैं, उनका काम ही है लड़ाई करना। अमेरिका से लड़ाई खत्म हो गई है, पाकिस्तान से वो थोड़ा बहुत करते रहते हैं। अब उनके जो हथियार हैं, उनकी जो शरीर है, उनको जंग लग रहा है। अब चाइना ने उन्हें एक्टिवेट किया है। क्या चाइना उन्हें बोलेगा कि आप ईरान पे जाकर हमला कर दीजिए, तुर्की पे कर दीजिए? किससे करेगा? उन्हें भारत की तरफ ही मोड़ने के लिए वो कोशिश करेगा। भारत ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं तालिबान को अपने बजट में इस साल, और चाइना ने 500 मिलियन डॉलर्स उनको देने का वादा कर दिया, जबकि उसके बदले में उनके वो कॉपर भी वहां से माइनिंग करेगा। क्या भारत ये माइनिंग नहीं कर सकता? हमारे पास माइनिंग के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट भारत में भी हैं, लेकिन हमने इस साइड पर सोचा ही नहीं। हम वहां पर स्कूल, कॉलेज और उनके पार्लियामेंट और सड़कें बनाने में लगे रहे, और चाइना ने एक भी रुपया नहीं बचा है, और उसके बदले में उसने सारा कॉपर अपने कब्जे में कर लिया। और अफगानिस्तान के अंदर अनुमान है चाइना का, वो मोर देन $1 ट्रिलियन के तो उनके पास खान है कॉपर की, और बाकी जो मिनरल्स होते हैं उसकी। तो चाइना यही काम करता है अपने फायदे के लिए। उन्होंने पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लिया एक तरह से। अब वहां से भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोका जाएगा। भारत वहां बेवकूफों की तरह इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, जैसे हमने बांग्लादेश में करी थी। आज बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, भारतीयों को बोला जाता है गो आउट यहाँ से। वही हाल अफगानिस्तान में भी होने वाला है, यही हाल आपका मालदीव्स में भी हुआ था। ये सबका साथ सबका विकास वाला काम नहीं चल सकता, और चाइना ने एक चीज नोट करके उसे अपने हक में यूज करना शुरू कर दिया। तो उधर से उन्होंने अमेरिका को घेर लिया है इसराइल और यूक्रेन के वॉर में। इधर उन्होंने अफगानिस्तान को एक्टिवेट कर दिया कि जाकर भारत को तंग कीजिए। और आप देखेंगे अगले 6 महीने में ये आग भारत तक आने वाली है। बांग्लादेश में उन्होंने ऑलरेडी आग लगवा दी है। पाकिस्तान की तरफ से अब बांग्लादेश, इनको अफगानियों को भेजा जाएगा हमारे यहाँ पर आग लगाने के लिए। और वो सब भूल जाएंगे पिछले 4 साल में हमने उनको 50,000 टन से ज्यादा गेहूं भेज दिया, दवाइयां भेज दी, उनको पैसे दे दिए, उनके सड़कें बना दी। दे हैव नो इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें डॉलर चाहिए, और चाइना ने उनको वही दिया जिसकी उसको जरूरत थी। उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसों की जरूरत है। और चाइना ने बहुत खूबसूरती से ये पूरी गेम को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जिस तरह से एक हम अगर भारत के साथ जो भी मुल्क जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से जिस तरह से चाइना भारत को एक तरह से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब अफ़गानिस्तान, प्लस हमास भी उनकी उसमें शामिल है। यूक्रेन के फ़ॉरेन मिनिस्टर को भी उन्होंने बुला लिया है। तो जिस तरह से चाइना यूएस और इंडिया दोनों के ही खिलाफ जिस तरह से काम कर रहा है, खासतौर से इंडिया की बात करें, तो जिस तरह से पूरी इक्वेशन रिसेंटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है हमारे रीजन में, इसका भारत पर कितना असर पड़ता है और भारत इसके लिए कितना तैयार है, या फिर क्या उनकी एक काउंटर कोई स्ट्रैटेजी या कुछ भी, आप उस पे किस तरह से देखते हैं इसको? अमर जी, पहली बात यह है कि चाइना ने, दे हैव, इट्स लाइक अ सरप्राइज अटैक। उन्होंने हमें बिल्कुल, दे हैव टेकन अस ऑफ गार्ड। हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इस दाव के लिए। और चाइना हमेशा ही काम ऐसे करता है, आखिरी मोमेंट पर अनाउंस किया जाता है कि हमने ये काम कर दिया। जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान को, दोनों को इकट्ठा किया, 2 साल मीटिंग्स होती रही, और जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं जैसे सीआईए है, उन्हें पता भी नहीं था कि मीटिंग्स हो रही हैं। और जब वहां पर एग्रीमेंट को साइन किया गया कि सऊदी अरेबिया और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फ्लाइटें वहां पे आनी जानी शुरू हो जाएंगी, अमेरिका वॉज टेकन बैक। ये कैसे हो गया? वही काम अब भारत के साथ भी हुआ है। वी वर नॉट नोइंग अबाउट दीज थिंग्स कि तालिबान और हमास को ये इकट्ठा करते जा रहे हैं, और ये दुनिया में आग लगाने की बात बोल रहा है, ताकि भारत की तरक्की रुक जाए, अमेरिका युद्ध में फंसा रहे, और चाइना की दादागिरी पूरे दुनिया में बढ़ती जाए। अब एज फार एज खतरा इज कंसर्न, ये खतरा इतना बड़ा है क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पैसे दिए हैं,
उनको एक्टिवेट किया जाएगा भारत के ऊपर अटैक करवाने के लिए, यहाँ की तरक्की को रोकने के लिए। तो ये सारे काम जो हैं अब वो बांग्लादेश की तरफ से आएंगे, क्योंकि वहां पर जो रेडिकलाइजेशन आपने देख लिया कितनी ज्यादा बड़ी हुई है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा था मैंने, विद प्रूफ्स, कि किस तरह से जो चाइना है पहले दिमागों के ऊपर वो राज करना शुरू करता है। वो कैसे? बांग्लादेश के अंदर जो आर्टिकल छपने शुरू हो गए थे पिछले 2 साल से, वो भारत के खिलाफ थे कि कैसे हिंदू जो हैं वो आपके दुश्मन हैं। तो उसी तरह से उन्होंने नेपाल के अंदर भी यही आर्टिकल्स को छपवाना शुरू कर दिया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो लोग हैं वो आपको सिर्फ एक चौकीदार की तरह यूज करते हैं और आपको बहादुर बोलते हैं, आपको घरों में नौकर रखते हैं। अब आपको आपको ये नीचे देखते हैं। वो आर्टिकल जब छपते हैं वहां पर लगातार 2 साल से छप रहे थे, मैंने वो प्रूफ साथ में लगाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर को काम नहीं किया। उनको लगता था इस आर्टिकल से क्या होगा। आज देखिए नेपाल के अंदर भी भारत के खिलाफ सेंटीमेंट्स है, पाकिस्तान के अंदर तो जमांदरू कीड़ा है, बांग्लादेश के अंदर भी जिनको आजादी हमने दिलाई वो आज हमारे अगेंस्ट हो गए, क्योंकि 2 साल से ये काम चल रहा था। जब भारत के अंदर जो इलेक्शंस थे उससे 1 साल पहले मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव शुरू हो गया था। एंड देन ऑल्सो आई इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आपके खिलाफ है, आप इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए। उनको लगता था कि हमने काम ही 10 साल में इतना किया है, हमें कौन हरा सकता है। इसी गफलत के कारण जो हमें नुकसान भी झेलना पड़ा इस बार इलेक्शंस में। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो कोई वार्न करता है आपको देखना पड़ता है। अभी भी जो चीज बता रहे हैं आपको, अपनी जो गवर्नमेंट है दे वर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, दे डिड नॉट नो कि ये खतरा आने वाला है और इसके ऊपर कोई तैयारी की जा रही है। मुझे अभी भी लगता नहीं है। आपने $200 मिलियन अनाउंस, 200 मिलियन रुपीस सॉरी, आपने अनाउंस करे हैं तालिबान को देने के लिए इस बजट के अंदर। इट इज पीनट्स, क्योंकि सामने वाले ने स्टेक्स को 20 टाइम्स, 10 टाइम नहीं 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। तो इसलिए इसको फाइट करने के लिए आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये सबका साथ सबका विकास वाला काम नहीं चलेगा। आपको ये स्ट्रेटेजी चेंज कर कोई नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ताकि हम अपने कंट्री को सेफ भी रखें और जो हमारे एडवर्सरी हैं उनके साथ मिलकर हम कोई ऐसा काम करें ताकि इस पूरे एरिया में एक सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो। मुझे नहीं लगता आज की डेट में अभी तक मोदी जी ने या जयशंकर जी ने कोई भी इसके ऊपर काम किया है। आई नो कि उनके बैक ऑफ द माइंड उनके पास पॉलिसीज हमेशा होती हैं। जयशंकर जी जिस तरह से कंट्री टू कंट्री जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ही नोज की क्या करना है, बट प्रायोरिटीज ही इतनी ज्यादा हैं क्योंकि जैसे ही 4 जून के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, आप देखिए कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी थोड़ी सी वीक दिखती है। डोमेस्टिकली भी हम वीक दिखते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी हम अपने जो लॉज हैं उनको पास नहीं करवा पाए। पहली बार है कि जॉइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वहां पर चीजें जाती हैं, कोई भी चीज पास नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग। तो चीजें इतनी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही हैं हमारे इस एरिया में कि प्रायोरिटीज जो मोदी जी की हैं वो डिफरेंट है। हम लोग देखते हैं अपने इस एरिया के हिसाब से। सो आई थिंक दे ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, बट आर दे डूइंग एट द मोमेंट? नो। लॉन्ग टर्म में उनके पास कोई प्लान होगा, वक्त आएगा तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो। एब्सोल्युटली। लेकिन सुमित जी, जो अफगानिस्तान के साथ भारत का पीपल टू पीपल एक कनेक्शन रहा है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है और ये एक इम्प्रेशन रहा है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के लोग हैं, वो भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम लोग भी उनको बिल्कुल एकदम अपने ही जैसा ट्रीट करते हैं, चाहे लोगों की बात हो या सरकारों के बीच के रिश्तों की बात हो। ऐसे में एकदम से जो चाइना ने बाजी मारी है, अ, इसका ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे इंटेलिजेंस, जो हमारे जो लोग काम करते हैं इन सारी चीज़ों पे, राष्ट्रीय सुरक्षा और इन सारी चीज़ों को लेके, या फिर जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं और सारी चीज़ें, वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान कैसे नहीं देते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है अड़ोस-पड़ोस में, जबकि हम हर हमारे तरफ से दुश्मन से घिरे हैं। चाइना का स्टाइल ही है काम करने का कि उन्हें मालूम है कि मुझे अपना काम कैसे निकालना है। वो एकदम से गए, तालिबान को बुलाया अपने पास, यहाँ पर 2-3 दिन उन्होंने पूरा घुमाया उनको, बीजिंग एंड शंघाई। और जब वो जगह चौंध में बैठे हुए थे वहां पर उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवा लिया। हम ग्राउंड लेवल पर काम करते रहे, वो ऊपर से पूरा का पूरा घोंसला उठाकर चिड़िया का उठाकर ले गए। हम चिड़ियों के बच्चों को दाना खिलाते रहे, वो घोंसला उठाकर ले गए। यही फर्क है। और ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस जैसी उसको पता नहीं था।
हमने भी पूरा उनको तालिबान को सपोर्ट किया है, तभी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, हमारा बोल रहा हूँ क्योंकि कल को जाके वो हमारा ही हो जाना है। तो वो जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, वो ऑलरेडी बड़ा एक्टिव है तालिबान की तरफ से। ये ऐसा ही नहीं है, उन्होंने हमारा अन्न खाया है, तो उसकी प्राइस भी हम वो पे कर रहे हैं। बट एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना ने जो पैंतरा खेला है, ये बहुत ही डेंजरस पैंतरा है। इतना छोटा मूव नहीं है, लंबी गेम है। और चाइना हमेशा ही लंबी गेम खेलता है, वो 1-2 साल की गेम नहीं खेलता, वो खेलता है अगले 10 साल की। कि 10 सालों बाद, बेशक 5 सालों के बाद, कभी भी मोदी जी की गवर्नमेंट जब गिरेगी, किसी और की गवर्नमेंट आएगी, तब इन्हें हम यूज करेंगे। अभी तो छोटे मोटे यहाँ पर कोई ना कोई गन डालने वाला काम जो हमने कश्मीर के अंदर देखा, भारत के अंदर देखा, अभी आप भारत में वो इंक्रीज होता देखेंगी। मैं कोई सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म दोनों को अच्छी तरह से समझता हूँ। 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि जब ये दुश्मन से लड़ाई नहीं कर पाते, तो ये दुश्मन को एंगेज करके रखते हैं। और यही काम अब चाइना यहाँ पे करने वाला है। उसके पास और कोई चारा नहीं है। चाइना डायरेक्टली युद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। इसलिए भारत को अगर रोकना है, तंग करना है, तो एक ही तरीका है, बार बार सुइयां चुपोते रहो। खुद नहीं करेगा, कभी पाकिस्तान से करवाएगा, कभी बांग्लादेशी जिहादियों से करवाएगा, कभी हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं जिहादी, उनसे करवाएगा। और अब आउटर सपोर्ट वो तालिबान से लेंगे, जिनके पास ऑलरेडी इतने आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ के चला गया था, वो सारे यूज किए जाएंगे अब भारत के खिलाफ। उन्हें जंग लग रहा है। तालिबान के लोगों को तो एक ही चीज आती है, आपको मालूम है, और वो तड़प रहे हैं किसी के साथ युद्ध करने के लिए। और कोई कंट्री जी। बचता नहीं है एक्सेप्ट भारत। लेकिन सुमित जी, एक जो चाइना का की जिस तरह की इमेज रही है ग्लोबली की, जो वो न्यू इंपीरियलिज्म या विस्तारवाद की जो पॉलिसी रही है, जिस तरह से अफ्रीका, श्रीलंका और कई सारे बड़े एग्जाम्पल्स सामने हैं, क्या तालिबान ने उससे सबक नहीं लिया? उन्होंने सोचा कि आज एक झांसा देकर वो एक लॉन्ग टर्म घाटे में अफगानिस्तान को डालेंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं कि आज की डेट में हर आदमी एक ही चीज देखता है, आदमी भी, कंट्री भी, हुक्मरान भी, वो है पैसा। तालिबान को ये लगता है कि चाइना साडा की कर लेगा, हमें पैसे चाहिए, ये पैसे दे रहा है। कल को अगर तंग करने की कोशिश करी, हम 4, 5, 10 जो हैं चाइनीज को उड़ा देंगे, भाग जाएंगे यहाँ से डर के। हमने अमेरिका को कदमों पे ले आए, हम रशिया को कदमों पे ले आए, चाइना हमारे लिए क्या है? तालिबान के अंदर ये बहुत बड़ा फतूर है कि वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को अपने कदमों के नीचे रख सकते हैं। उन्हें लगता है कि चाइना को भी हम कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके पता लगेगा कि चाइना ने इनको नीचे दबोया है, या इन्होंने चाइना को दबोच के रखा है। ये वक्त बताएगा। लेकिन आज की डेट में तालिबान अपर हैंड, उनको लगता है कि हमारा अपर हैंड है, दुनिया हमारे पास अब नेगोशिएट करने के लिए आ रही है। जो आ रहा है उसे हम साथ दें, ताकि हमें रिकॉग्निशन भी मिलेगी पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि चाइना ने हमें रिकॉग्नाइज कर लिया, हमें हमारे साथ ट्रेड के एग्रीमेंट्स कर लिए, लंबे एग्रीमेंट करे हैं। ये तालिबान के लिए अपनी एक एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का भी एक तरीका है। इसलिए अगर शॉर्ट टर्म गेन मिलता भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? चाइना को लगता है कि भाई इनका गेन है तो मुझे फायदा है। तालिबान देखता है कि इसको अगर इकोनॉमिक फायदा है तो मुझे डिप्लोमेटिक फायदा है। तो हर एक बंदा अपने अपने फायदे की बात सोचता है, और तालिबान के लोग को दूध के धुले हुए नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और ज्यादा बात करने की जरूरत है। एज फार तालिबान इज कंसर्न्ड, दे एब्सोल्युटली। आर फाइटर्स, दे आर फाइटर्स, एंड फॉर फाइटिंग दे नीड मनी एंड इंटरनेशनल सपोर्ट। और चाइना जैसा एक बड़ा कंट्री आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपको और क्या चाहिए? एब्सोल्युटली। लेकिन भारत को इस सब को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से चाइना लगातार भारत को हर तरफ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब हमास, तालिबान और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को जिस तरह से चाइना ने बुलाया है और मीटिंग्स की हैं, इसके पीछे के उद्देश्य भी हमें समझ में आए हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं है, तो सतर्कता की जरूरत है। और आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि इन सारी मीटिंग्स का क्या परिणाम होगा। सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।